कि ऑन्कोलॉजी में कैंसर के ट्रीटमेंट में आर्थिक दशा, कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कब तक खर्च करना है, ये बहुत बड़ा विषय है। इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ ऑन्को इकोनॉमिक्स। 2 घंटे वेट करने के बाद पता लगा कि एक साइकिल 5 लाख रुपए की है। कैंसर ट्रीटमेंट के अफोर्डेबिलिटी को आप कैसे देखते हैं? कैंसर का इलाज सस्ता हो रहा है, कैंसर का इलाज चेंज हो रहा है। अगर एक लंग कैंसर एक गोली से ठीक हो रहा है, और उस गोली को भी मिलना चाहिए। कॉस्ट है जो मैं हर साल मैं अपने परिवार की फैमिली कॉस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ना करे इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन भगवान ना करे और ज़रूरत पड़ जाए और मुझे अगर 12 साल बाद पता लगे कि ये कवर्ड ही नहीं है, ये कवर्ड नहीं है, कैंसर में नहीं है, तो मुझे तो धोखा लगा है। कैंसर के जो बहुत सारे ट्रीटमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनीज उसको एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट बोलती है। कवरेज शायद नहीं मिल रहा है या कैपिंग लगी हुई है, तो ये क्या है, इस पे कैसे काम करते तो धीरे धीरे ये जानकारी बढ़ेगी। आज जो कैप है वो अनकैप होगा। कीमोथेरेपी से बहुत सस्ती है, इम्यूनोथेरेपी से बहुत सस्ती है। और एक दिन अगर ऐसे 100 बार एक इंश्योरेंस कंपनी ऐसी प्रॉब्लम फेस करेगी तो 101 बार वो भी कहेंगे कि भाई यही है। अपने इंश्योरेंस का, अपनी जानकारी का वर्जन हमें अप टू डेट रहना है, और यही मैसेज बिगो हेल्थ दे रहा है सबको। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। मैं शुभम हूँ। हम लोग बिगो हेल्थ के फाउंडर्स हैं और बिगो हेल्थ एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। बिगो हेल्थ पे हमारा मकसद क्या है कि हमारे देश की जो आबादी 70% आबादी जो गाँव में बैठी है, उनको सही डॉक्टर्स के द्वारा सही इलाज पहुँचाना। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकुर बहल है। मैं एक सीनियर डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और कैंसर का इलाज मेडिकल ऑन्कोलॉजी एक माध्यम है, और मैं उसी माध्यम से कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और हार्मोनल थेरेपी द्वारा कैंसर का इलाज करता हूँ। तो सर, कैंसर अपने आप में एक बहुत ही बड़ा भयावह बीमारी है। जब किसी को परिवार में कैंसर हुआ तो सिर्फ पेशेंट नहीं, पेशेंट के सारे फैमिली मेंबर परेशान हो गए। लेकिन सब उन बीमारी से भी बड़ी प्रॉब्लम आती है जब वो शाम को या डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के बाद उनके पास एक एस्टिमेट आता है कितना खर्च होएगा। देखिए, कैंसर जब किसी परिवार में होता है तो इच्छा रहती है कि बेस्ट इलाज हो, ताकि क्योर हो जाए, सरवाइव हो जाए। लेकिन उस बेस्ट को पाने के लिए एक परिवार, एक बेटा, एक पुत्री अलग अलग हॉस्पिटल में जाते हैं और इलाज बताया जाता है। इलाज सरकारी अस्पताल में भी बताया जाता है, प्राइवेट अस्पताल में भी बताया जाता है। कहीं ना कहीं परिवार तुलना करता है कि कौन सा अच्छा है। सारे ही डॉक्टर उसको सही इलाज बताते हैं, लेकिन जब इलाज का नतीजा आता है, मतलब जब डिसाइड करना है कि ये इलाज है, ये दवाई है, ये गोली है, ये इम्यूनोथेरेपी है, ल- उस इलाज को अपनाने के बाद जब कंसेंट, रजामंदी हो जाती है डॉक्टर और मरीज के बीच में, तब सबसे बड़ा द बिग एलिफेंट इन द रूम विच कम्स इज वो कॉस्ट उस इलाज को पाने के लिए। ये इतना महत्वपूर्ण जंक्शन है उस इलाज का। इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ ऑन्को इकोनॉमिक्स। कि ऑन्कोलॉजी में, कैंसर के ट्रीटमेंट में आर्थिक दशा, कितना खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कब तक खर्च करना है, ये बहुत बड़ा विषय है। जल्दबाजी में हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितना दूर जाना है। अपनी चादर मुझे पता होनी चाहिए। हर एक इलाज की एक समय है, सीमा है, खर्च करने की वो है। हमें ठीक होना है, हमें इलाज करना है, लेकिन साथ-साथ हमें अपनी आर्थिक स्थिति पे भी नज़र रखनी है। इमोशनल होके पूरा पैसा नहीं बहा सकता। पेशेंट मेरे पास जो आते हैं 75-80% स्टेज 4 के आते हैं। बहुतों में क्योर नहीं हो सकता, कुछ समय के लिए कंट्रोल होता है। उस कंट्रोल को पाने के लिए मैं अपना घर खाली नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूँ कि जब मैं इलाज बताता हूँ और जब मैं इलाज की कॉस्ट बताता हूँ, उसका खर्चा बताता हूँ, दुर्भाग्यवश मरीज और उसके परिवार के तोते उड़ जाते हैं। ये एक धक्का लगता है। पहले तो सुबह धक्का लगा कि कैंसर है, दोपहर को पेट स्कैन के बाद धक्का लगा कि चौथी स्टेज का है, फिर उसके बाद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के बाद 2 घंटे वेट करने के बाद पता लगा कि एक साइकिल 5 लाख रुपए की है। तो मनोबल टूट गया परिवार का।
एक तो सर कैंसर में प्राइमरी ट्रीटमेंट कॉस्ट एक साइड है, सेकंड साथ साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी चल रही होती है, लाइक फूड, हेल्दी डाइट, प्लस घर पे भी ढेर सारी मेडिसिन चल रही होती है, लाइक ब्लड सेल इंक्रीज करने की, वाइटामिन की, जो कि जनरली पेशेंट या उनके घर वाले इग्नोर कर देते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हो? ये देखिए, सपोर्टिव ट्रीटमेंट कैंसर का इलाज है, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। लेकिन एक और इलाज भी है कि उल्टी ना हो, बुखार ना आए। मैं अगर बैठा हूँ अपने अस्पताल से 100 किलोमीटर दूर और मुझे दस्त लग गए या उल्टियाँ लग गई या बुखार बहुत तेज हो गया, 100 किलोमीटर आने के लिए भी मुझे 5 घंटे चाहिए। 5 घंटे आने के लिए भी मुझे एक टैक्सी चाहिए, किराया है, सब कुछ है। उस हॉस्पिटल में भी जाना है, लोकल हॉस्पिटल में भी जाना है, साइकिल्स के बीच में विटामिन्स भी लेने हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, सपोर्टिव हैं, वो नज़रअंदाज हो जाता है। एक इसको कहते हैं ऐड ऑन कॉस्ट। एक होती है कॉस्ट, एक होती है ऐड ऑन कॉस्ट, जो परिवार नहीं देख पाता, और ये ऑन्कोलॉजिस्ट का फ़र्ज़ है कि दवाई के बारे में भी बताए, मेन दवाई के बारे में भी बताए, सपोर्टिव दवाई के बारे में भी बताए, और एक पूरी कॉस्ट बताए। हिचकिचाए नहीं, खुल के पूछिए। इस डॉक्टर को पता है और आपको पूछिए। यही हम संदेश देना चाहते हैं कि हिडन कॉस्ट, एड ऑन कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट, इसको प्लीज पूछिए। ऐसा ना हो कि गाड़ी खरीद लें और टायर या मेंटेन करने के वो ना हो। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जी ये विषय। ऑन्को इकोनॉमिक्स मैं कहता हूँ, पूरी कॉस्ट जानिए। आपको हक है जब आप बैठे हैं, और पूरा समझ के जाइए। ऐसा ना हो कि हमें समझ नहीं आया डॉक्टर साहब समझा रहे हैं, आप पूछिए, दोबारा पूछिए, 3 बार पूछिए। काउंसलर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे विभाग में इकोनॉमिक काउंसलर्स भी हैं। हम पूरा दिन यही करते हैं कि बताते भी हैं, विभाग में कोऑर्डिनेटर्स हैं जो इलाज भी बताते हैं और इलाज का खर्चा भी बताते हैं। तो संपूर्ण रूप से इलाज करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कॉस्ट और इसके पीछे क्या खर्चा आ रहा है। सो डॉक्टर अंकुर, किसी भी बीमारी में अगर मान लो मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो कैंसर के केस में क्या हेल्थ इंश्योरेंस डिफरेंटली काम करता है या बाकी बीमारी के जैसा ही है? पहली बात तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपके पास इंश्योरेंस है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। मैं तो देखता हूँ अपनी प्रैक्टिस में सिर्फ 8 से 9% मेट्रो में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास इंश्योरेंस है। हमारी मेजॉरिटी जनता के पास इंश्योरेंस ही नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि आयुष्मान भारत लगा के उनको भी इंश्योरेंस दिया। आज मैं प्रशंसा करूंगा इस प्रेजेंट सरकार की, जिसने आयुष्मान भारत और पिछली सरकार और इस सरकार और जो सरकार आएगी, उन्होंने देश की इंश्योरेंस की बात करी, एक मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करी। बात आई कि कैंसर का इंश्योरेंस। देखिए, जब भी कोई बीमारी का कोई इंश्योरेंस जब कराता है इंसान, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान अपना इंश्योरेंस कराता है। उसको नहीं पता होता भविष्य में कि वो इंश्योरेंस कैसे यूज़ करेगा। वो हार्ट अटैक में यूज़ करेगा या ट्रॉमा में या एक्सीडेंट में या गोली लगने से या कैंसर में। वो अपना प्रीमियम भरता जा रहा है। एक एक कॉस्ट है जो मैं हर साल मैं अपने परिवार की फैमिली कॉस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ना करे इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन भगवान ना करे और ज़रूरत पड़ जाए तो उस दिन मुझे ये ना पता लगे कि ये तो था ही नहीं। मैं जिसकी कॉस्ट दे रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी को, और मुझे अगर 12 साल बाद पता लगे कि ये कवर्ड ही नहीं है, और उसके बाद ये कवर्ड नहीं है, कैंसर में नहीं है, ये कवर्ड नहीं है स्टेज 4 में या स्टेज 3 कैंसर में, तो मुझे तो धोखा लग रहा है। आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं और खाना नहीं आया जब आपको भूख लगी है, तो आपको धोखा लगेगा। सर्विस डिलीवरी मॉडल पे बात हो रही है। मैं एक कंपनी को अगर 100 रुपये दे रहा हूँ महीना, और 10 साल बाद मुझे बीमारी होती है और ये कवर ही नहीं होता, तो मेरे 10 साल के 100 रुपये हर महीना तो व्यर्थ गए। भैया, पहचान लो क्या कर रहे हो और काम आएगी। ये एजुकेशन है। आप जो एक्सेप्ट कर रहे हो, जो साइन कर रहे हो, उसको जान लो, पहचान लो, फिर साइन कर लो। 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, 2 घंटे और लगा लो उस पेपर पे,
ताकि भविष्य बच्चों का, अपना, पत्नी का, बहन का, माँ बाप का सिक्योर हो आर्थिक रूप से। कैंसर के जो बहुत सारे ट्रीटमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनीज उसको एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट बोलती है। जैसे अभी हम लोग इस जब पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रहे थे तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल देखे जिसमें इम्यूनोथेरेपी को अभी कवरेज शायद नहीं मिल रहा है या कैपिंग लगी हुई है, तो ये क्या है, इस पे कैसे काम करते हैं? साइंस एडवांस हो रही है, पल पल साइंस एडवांस हो रही है। हर महीने, हर साल में 2 बार 3 बार एक ही ऑर्गन का ट्रीटमेंट रिवाइज हो रहा है। और इस रिवीजन से इंश्योरेंस कंपनी के जो मेडिकल एडवाइजर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी के जो साइंस हैं, पॉपुलेशन में जो जानकारी है उसको भी रिवाइज होना है। एप्पल फ़ोन का भी हर 6 महीने बाद वर्जन आता है, इंश्योरेंस कंपनी को भी अपना वर्जन निकालना चाहिए। तो कुछ छुपा नहीं है, इम्यूनोथेरेपी स्टैंडर्ड इलाज है बहुत सी बीमारियों में। अगर इंश्योरेंस हम लिखते हैं, जब हमारा तालमेल होता है ईमेल्स पे, जब हम क्वेरी रिसीव करते हैं या क्वेरी भेजते हैं, हम साफ-साफ लिखते हैं कि ये बीमारी है, ये गाइडलाइन है, ये इम्यूनोथेरेपी है, ये लाइफ सेविंग है। हम जब वार्तालाप करते हैं वाया ईमेल्स इंश्योरेंस कंपनी से शाम को, और वहाँ पे जो बैठे होते हैं उस एंड पे डॉक्टर्स या उनके एडवाइजर्स वो भी पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे ये जानकारी बढ़ेगी। आज जो कैप्ड है वो अनकैप्ड होगा, धीरे धीरे ये दवाइयाँ सस्ती भी होंगी, इंश्योरेंस होगा इंडिया में सब कुछ। तो होगा, एक दिन होगा। मैं आशावादी हूँ कि एक दिन सभी दवाइयों को कैप नाम की कोई चीज़ नहीं होगी और सभी को इंश्योरेंस मिलेगा। अगर मैं उस अपना प्रीमियम भर रहा हूँ और मैं अपने आप को सुरक्षित कर रहा हूँ एक कॉस्ट से, तो इंश्योरेंस कंपनी का भी फर्ज है उस कॉस्ट को करें। बड़ा ही सिंपल है, लेन देन है। मैं दे रहा हूँ और मुझे मिलेगा, अगर मैं दे रहा हूँ तो क्यों नहीं। हम बात करते हैं किसी पेशेंट की जिसके पास ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस है। हम सबको पता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट एक हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट है, उसमें हमारे पेशेंट को और उसके फैमिली को पता नहीं होता है कि कितने पैसे लग जाएंगे। तो इंश्योरेंस के अलावा भी वो पेशेंट अपने आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस को, जो अदर ट्रीटमेंट है जो इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है, तो उसको कैसे मैनेज करेगा? बड़ी बड़ी अच्छी बात पूछी आपने कि आज की दिन में जो कैंसर का इलाज, लंग कैंसर का इलाज या किडनी कैंसर का इलाज गोली से होता है। गौरव, गोली से होता है। टारगेटेड थेरेपी गोलियों की फॉर्म में आती है। मैं गोली अपने पेपर पे लिख देता हूँ और फार्मासिस्ट के पास जाके भाई गोली ले लो। अब इंश्योरेंस कहती है कि, और वो गोली 25,000 रुपये महीने की है। कीमोथेरेपी से बहुत सस्ती है, इम्यूनोथेरेपी से बहुत सस्ती है। और इंश्योरेंस कहती है कि ये तो गोली है, आपको भर्ती होना पड़ेगा। अब गौरव, मैं कैसे भर्ती करूं गोली के लिए? तो अब तो चेंज हो रहा है ना सब कुछ। कैंसर का इलाज चेंज हो रहा है, तो इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी तो दूर की बात है। जब मैं गोली ही लिख रहा हूं तो इंश्योरेंस कंपनी वालों को भी देखना पड़ेगा। तो यही तो समझा रहे हैं कि आप अपना आधुनिक किस्म का इलाज करवाना चाहते हैं। आधुनिक किस्म की गोली है, 15,000 रुपये महीने की गोली है, हिंदुस्तान बना रहा है, जेनरिक दवाइयाँ भी अवेलेबल है। इंश्योरेंस को अपना पड़े, अगर कि हमारा इलाज ओपीडी बेसिस पे भी हो सकता है। बहुत से इंश्योरेंस ओपीडी प्रिस्क्रिप्शंस को सपोर्ट करते हैं, और ये एक गर्व की बात है कि अगर एक लंग कैंसर एक गोली से ठीक हो रहा है, और उस गोली को भी मिलना चाहिए। वो ये अंधविश्वास है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा 24 घंटे के लिए और तब आपको इंश्योरेंस मिलेगा। आप जिस दिन आपको बीमारी हो गई है उस दिन अपने इंश्योरेंस को इन्फॉर्म करें। आपका डॉक्टर लिख रहा है, सब कुछ प्रिंटेड फॉर्म में है, सब कुछ लिखित फॉर्म में है, और अपने सूचित करें अपने इंश्योरेंस को और अपना करें। नहीं मिल रहा तो दोबारा उस कोशिश करें, करते रहिए, कोशिश मिलेगा। और एक दिन अगर ऐसी 100 बार एक इंश्योरेंस कंपनी ऐसी प्रॉब्लम फेस करेगी तो 101 बार वो भी कहेंगे कि भाई यही है। तो हमें वर्जन अपने इंश्योरेंस का, अपनी जानकारी का वर्जन, हमें अप टू डेट रहना है, और यही मैसेज बिगो हेल्थ दे रहा है सबको। जैसे सर हमने बात करी थी कि अगर किसी केस में, जैसे लंग्स केस में या किडनी के केस में, हम गोली से उसको कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं और उस केस में इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम नहीं दे रही हैं, बट कुछ केसेस में हमने कभी रिसेंटली एक पेशेंट से बात करी, वो एडमिशन उनका था, प्रोसीजर था, कीमोथेरेपी एडमिटेड था, बट उसमें भी कंपनियां बोल रही हैं कि मैं आपको 25% ही दे सकता हूँ या 30% भी दे सकता हूँ। है ना सर, ये तो एक्सेप्ट किया हुआ है कंपनी ने। ये करार है मरीज के और कंपनी के बीच में। जब ये करार हुआ था तो डॉक्टर नहीं थे बीच में,
ये करार दो पार्टीज के बीच में हुआ, वो करार क्या हुआ है, वही तो बात कर रहे हैं कि हमें उस कंसेंट को, उस एग्रीमेंट को पढ़ लीजिए। आप, मैं कैंसर की बात मत करिए, आप एक्सीडेंट की बात करिए, क्रिटिकल केयर की बात करिए, वैक्सीन्स की बात करिए, बहुत सारी विषय हैं, हर एक विभाग में ये प्रॉब्लम है। हम बस यही कह रहे हैं, जब आप स्वस्थ हैं, जब आपने अपना इंश्योरेंस कराया है, तो जान लीजिए उस इंश्योरेंस को। हम रेट्रोस्पेक्टिव पीछे नहीं जा सकते, हम आगे की जनता को बता सकते हैं कि अगला साइन करने से पहले जान लीजिए, अपने सलाहकार से एडवाइस ले लीजिए, अपने जर्नल प्रैक्टिशनर से पूछ लीजिए कि क्या सब सही लिखा है। हम एक रजिस्ट्री कराते हैं तो हम अपने वकील को या कोई और डॉक्यूमेंट करते हैं तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखाते हैं ना, तो यही चीज़ अपने जर्नल प्रैक्टिशनर को दिखा दीजिए कि क्या ये सही है, मैं ये करने जा रहा हूँ। ये सलाह तो हम आपस में मांग ही रहते हैं, तो अपने डॉक्टर को अपना दोस्त समझिए। जब आप स्वस्थ हैं, अपने प्राथमिक डॉक्टर को अपना दोस्त समझिए, उससे पूछ लीजिए कि डॉक्टर साहब मैं ये इंश्योरेंस ले रहा हूँ, या ये क्लॉज हैं, इसमें सब ठीक है या कुछ आप ऐड करवाना चाहते हैं। जनता को जब ये पता लग जाएगा, तो अगला अगला 1 लाख इंश्योरेंस जब होगा, तो इंश्योरेंस वालों को भी समझ आ जाएगा और डॉक्टर को भी समझ आ जाएगा, पॉपुलेशन को भी समझ आ जाएगा कि ट्रेंड चेंज हो गया है। मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस ये बीमारियां थी, लकवा एक बीमारी थी, हार्ट अटैक बीमारी थी, आज दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण डेथ का कैंसर है। तो हक है उसे इलाज कराने का, क्योंकि मैं प्रीमियम भर रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस भर रहा हूँ, ये तो मेरा अधिकार है। बस यही तो कह रहे हैं कि अपना, आपका जो अधिकार है वो जान लीजिए, जान लीजिए। अभी डॉक्टर अंकुर आपने आयुष्मान भारत की बात की, इसके आयुष्मान के अलावा गवर्नमेंट के ऐसे कौन कौन से स्कीम्स या सब्सिडीज़ हैं जो कि फाइनेंशियली, जो कि कंस्ट्रेंड फैमिलीज़ हैं उनके लिए है? ये सरकार आयुष्मान भारत और ऐसी बहुत सारी स्कीम है, हर एक प्रदेश में बहुत सारी स्कीम है, राजस्थान गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, ऐसे हर एक सरकार ने अपना अपना पेशेंट को करा हुआ है। बहुत से निजी संस्थान हैं जो हेल्प करते हैं, तो कोई कमी नहीं है। बस आपको ये पता तो हो कि हेल्प कहाँ से मांगनी है। प्रधानमंत्री राहत कोष है, चीफ मिनिस्टर फंड है, कैंसर के लिए रिलीज होता है, हम रोज साइन करते हैं। इंडियन रेलवेज कंसेशन देती है कैंसर पेशेंट्स के लिए, तो प्रगतिशील हो रहा है कैंसर का इलाज। हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहब ने दवाइयाँ सस्ती कर दी, तो सरकार का पूरा जोर है इस बीमारी में जो जो आर्थिक संकट आ रहे हैं मरीज के साथ हैं, तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो जो इंश्योरेंस में मान लो अगर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, तो उसमें वो कैसे इस गैप्स को आइडेंटिफाई करेगा ताकि उसके कैंसर के जो ट्रीटमेंट है वो कवर हो सके? सही समय पे इंश्योरेंस कराएं, यंग एज में इंश्योरेंस कराएं। जितनी जितनी आपकी एज बढ़ती जाएगी, मुझे ज्ञान है कि उतना उतना प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। अगर मैंने 18 साल में अपना 25 साल में इंश्योरेंस कराया और मैं पहला इंश्योरेंस अगर 45 साल में कराता हूँ, तो उसकी अलग कॉस्ट है। स्वस्थ स्थिति में इंश्योरेंस कराएं, जब आप बहुत यंग हैं, जब आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा नहीं है, जब आपने स्मोकिंग शुरू नहीं करी है, जब आपके बच्चे छोटे हैं, उस वक्त इंश्योरेंस कराएं। कम वाला भी इंश्योरेंस कराएं और उसको हर साल बढ़ाते रहें अपनी जेब के अनुसार। और जब आप उस आयु पे पहुंच जाएंगे, जब खुदा ना खास्ता कैंसर होगा, तब आपके पास संपत्ति हो, एक बैकअप हो। जैसे हम घर में लाइट जली जाती है तो हमारे घर में जनरेटर होता है, वैसे ही परमात्मा ने भी एक बत्ती है। अगर ये बीमारी हो जाती है तो पीछे बैकअप हो। मैं चाहे किसान हूँ या क्लर्क, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ या पायलट, मैं खुद भी एक मरीज बन सकता हूँ डॉक्टर होते हुए भी। तो मेरे पीछे आर्थिक सरकार है, प्रदेश सरकार है, सेंट्रल सरकार है। मेरे को ज़्यादा अच्छा चाहिए तो मैं निजी इंश्योरेंस भी करा रहा हूँ, सही समय पे अपना इंश्योरेंस कराऊंगा। उस आयु में जब मैं अनमैरिड था, जब मेरी शादी हुई थी, मेरे बच्चा होने से पहले मैंने फैमिली फ्लोटर लिया हुआ है। कवर्ड है ना, सारे कवर्ड हैं सारे। सबके पास वो कार्ड है, सबके पास वो नंबर है, आप सबको पता है कि हम इंश्योर्ड हैं। हम हक से दे रहे हैं और हक से मांग रहे हैं अपना संपूर्ण इलाज। अब बात करते हैं कि कैंसर कॉस्ट, ट्रीटमेंट कॉस्ट की। तो कैंसर ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या स्टेट टू स्टेट डिफर करती है? ये बहुत बड़ी बात है कि आप स्टेज 1 में हैं,
आप ऑपरेशन करवाइए उस अंग का, मिनिमल कॉस्ट पे ऑपरेशन कराइए। कीमोथेरेपी मिलनी है या नहीं मिलनी, रेडियोथेरेपी मिलनी है या नहीं मिलनी, वो भी डिसाइड हो जाएगा। तो इस सब कुछ, अगर पहली स्टेज का कैंसर है तो शायद कीमो भी ओमिट हो सकती है, रेडियोथेरेपी भी ओमिट हो सकती है। स्तन का कैंसर है तो ऑपरेशन कराइए, हार्मोनल थेरेपी पे रहिए। लंग का कैंसर है अर्ली स्टेज में तो लंग का ऑपरेशन कराइए। अगर आपने स्टेज 1 पे सही इन्वेस्ट कर दिया तो रिकरेंस नहीं होगा, रिकरेंस नहीं होगा तो रिकरेंस हो गया, स्टेज 4 हो गया, तब गाड़ी गई भैया, चिड़िया चुग गई खेत। अगर हमने पहली स्टेज में, स्टेज 1 में, स्टेज 2 में इलाज करा लिया तो ये इतना कॉस्ट इफेक्टिव है गौरव, वो ठीक हो जाएगा पेशेंट, फिर वापस अपने काम पे आएगा, पैसा अर्न करेगा, बैंक में जोड़ेगा, बच्चे बड़े होंगे, इन्वेस्ट करेगा। ये तो निवेश है। पहले स्टेज में और दूसरे स्टेज में इलाज कराना तो एक निवेश है। सही इलाज कराइए, सस्ता इलाज भी होता है और आप क्योर भी हो जाते हैं, समाधान भी मिल रहा है और एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है कि आप अपना ऑक्यूपेशन, अपना काम फिर शुरू कर सकते हैं। और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं, इलाज करा के, क्योर होके, फिर नई ज़िंदगी शुरू करके, फिर अफ़सर बन के और प्रमोशन लेके और बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया और आज इलाज करे हुए भी 20 साल हो गए। एंड उससे पूछो कि क्या ये वर्थ था? कहता है जी डॉक्टर साहब। लेकिन अगर ये स्टेज 3 है तो गाड़ी उल्टी। पहले कीमोथेरेपी दीजिए, टारगेटेड थेरेपी दीजिए या इम्यूनोथेरेपी दीजिए, कैंसर को छोटा करिए, फिर ऑपरेशन कराइए, फिर कुछ कीमोथेरेपी दीजिए, चांसेस है कि वापस आने के। स्टेज 4 है तो दुर्भाग्यपूर्ण ये इलाज चलता रहेगा। अब ये ऐसी गाड़ी है जो जीवन भर, जब तक जीवित हैं तब तक इस गाड़ी में पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यही प्रॉब्लम है कंट्री में। पिछली पॉडकास्ट में भी मैंने यही कहा था कि भैया स्क्रीनिंग कराओ, पहली स्थिति में, पहले स्टेज में पहचानो, इलाज कराओ, आगे बढ़ो। तो स्क्रीनिंग, वही बात आ गई है कि पहले स्क्रीनिंग कराइए, सुरक्षित रहिए, इंश्योरेंस भी कराइए, आर्थिक सुरक्षा भी रखिए। स्क्रीनिंग करा के आप पूरी तरह फ्री हो जाते हैं। स्क्रीनिंग भी करा ली, एज और सेक्स स्पेसिफिक, इंश्योरेंस भी करा लिया, खुदा ना खास्ता बीमारी हो गई तो इलाज भी करा लिया, आगे बढ़े। तो इस कड़ी को ही पकड़ना है और यही एक गोल है जो सबको आगे एम्पलीफाई कर दीजिए इस मैसेज को कि सही करिए। आप एक उदाहरण दूंगा। आप मोबाइल लेते हैं, पहला काम क्या करते हैं? आगे का कवर और पीछे का कवर। अपनी जिंदगी को तो कवर कर लीजिए। आपको भी तो इंश्योरेंस चाहिए। एक 20,000 रुपए के मोबाइल के लिए आप कवर आगे पीछे का लगा रहे हैं। अपनी जिंदगी को भी कवर करिए, अपना भी इंश्योरेंस करिए। मोबाइल से ज्यादा जिंदगी अपनी कीमती है। आगे बढ़िए, इलाज करिए। सो डॉक्टर अंकुर, कैंसर ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है, और ये क्या, इसमें क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंसेस? देखिए, बहुत, ये तो ज़बरदस्त सवाल है। ये डिपेंड करता है कि जो दवाई है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी मार्केटिंग, कौन बना रहा है वो दवाई, हिंदुस्तान तक आते आते कितना इम्पोर्ट टैक्स लगता है, क्या ये दवाई हिंदुस्तान में बन रही है या हिंदुस्तान में नहीं बन रही। ये रिसर्च मॉलिक्यूल, जेनेरिक मॉलिक्यूल, हम प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया की बात करी थी। बड़ा गर्व है कि बहुत सारी दवाइयाँ, कैंसर का मैं कहूँगा कि 80% दवाइयाँ हमारे यहाँ बन रही हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं। कई दवाइयों के तो हम पूरे वर्ल्ड में, हम इंडिया बना रहा है, लेकिन कुछ दवाइयाँ जो बाहर रिसर्च हुआ है, अमेरिका में, जर्मनी में, यूरोप में, उन दवाइयों को इंपोर्ट कराना, उनकी एक कॉस्ट है। तो ये जो कॉस्ट है मल्टी फैक्टोरियल है, बहुत फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट डिसाइड करते हैं। लेकिन भविष्य अच्छा लग रहा है कि, और हम ये सब जेनरिक दवाइयाँ बनाएंगे और जो उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं और जितनी उतनी ही तरह काम करती हैं। तो मुझे तो भारत का भविष्य उज्जवल लग रहा है, कैंसर ट्रीटमेंट और इलाज में भी, और उसके उत्पादन में भी, और उसके कंजम्पशन में भी। तो हम कहते हैं बड़े प्राउडली कि जो आसपास की जो कंट्रियां हैं, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मिडल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रियां, अफ्रीकन कंट्रियां, ये हमारे पास आते हैं,
हम एक केंद्र हैं मेडिकल टूरिज्म का। और क्यों आते हैं हमारे पास? क्योंकि हमारा जो इलाज है वो अप टू डेट है। हमारे डॉक्टर्स, हिंदुस्तान के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स विश्व भर में मशहूर हैं। हमारे पास आते हैं क्योंकि कॉस्ट सही है, इलाज बिल्कुल अप टू डेटेड है, हम एज पर लॉ, एज पर एथिक्स इलाज करते हैं, तभी इतनी सारी कंट्रीज हमारे पे, मैं कहूँगा कि हम उनको हेल्प करते हैं, वो हमारे पास इलाज कराने जाते हैं, घूमने जाते हैं कनाडा, न्यूयॉर्क, इलाज कराते हैं हिंदुस्तान। तो गर्व की बात है। और हमारी सरकार, हमारी टूरिज़्म, हमारे एफआरआरओ, हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स सब इसमें एक तरह पिरोए हुए हैं धागे में मोती की तरह। और हमारा सारा इलाज, हम केंद्र बिंदु हैं वर्ल्ड के कैंसर इलाज के। सो कैंसर ट्रीटमेंट के अफोर्डेबिलिटी को आप कैसे देखते हैं? लाइक विद टाइम ये और अफोर्डेबल होगा, कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो दवाइयाँ आज से 15 साल पहले देते थे उनकी कॉस्ट अलग थी। हिंदुस्तान में वो दवाइयाँ बननी, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, इंपोर्ट लाइसेंस सब कुछ घट के आज वही दवाई, एक दवाई का उदाहरण दूंगा, एक एक्स दवाई 30,000 रुपए की थी सन 2008 में, आज वही दवाई 3,000 रुपए की है। और ऐसा कौन सा उदाहरण ले लीजिए, हर जगह कॉस्ट बढ़ती है, किसी भी चीज़ की कॉस्ट बढ़ती है, एक शर्ट की, पैंट की, जूते की कॉस्ट बढ़ रही है। कैंसर का इलाज सस्ता हो रहा है क्योंकि उत्पादन हम कर रहे हैं, कंट्री कर रही है, बहुत सारी विश्व विख्यात कंपनीज का सेंटर इंडिया में है। तो कैंसर का इलाज सस्ता हो रहा है विद टाइम, सब कुछ महंगी हो रही है। और इसके बहुत उदाहरण हैं, नाम नहीं ले सकता उन दवाइयों का, लेकिन बहुत एग्जाम्पल्स हैं कि कॉस्ट सस्ती हो गई है। तो जो दवाई मेरी मदर इन लॉ को 2006 में लगती थी, मिलती भी नहीं थी, आज उसी दवाई की 15 कंपनियां बना रही हैं, आराम से मिल रही है प्रिस्क्रिप्शन के साथ, और कॉस्ट भी बहुत कम है। वो ज़माना था जब हम भागते थे उन दवाइयों को लेने के लिए, आज वो दवाइयाँ हिंदुस्तान ही बना रहा है। तो ये तो कमाल की बात है। सो एक लास्ट सवाल है मेरा कि जैसे आपने बात करी कि पेशेंट को और उनके अटेंडेंट को, डॉक्टर्स को अपने दोस्त समझे और पूरी चीज़ें डिस्कस करें, बट जिस पॉपुलेशन को हम टारगेट करते हैं, या हमारे देश में ज़्यादातर आबादी जब कैंसर के डॉक्टर्स के पास हो जाते हैं तो उनके माइंड में एक पहले से चीज़ होती है कि नहीं ये तो कैंसर के डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, टाइम की कमी होगी। तो आप इसको कैसे करें? पिछले पॉडकास्ट में हमने यही बात करी थी, हम डॉक्टर हैं, हम आप ही की तरह हैं, ये उतार दें आला तो हम आप जैसे ही दिखते हैं, हम दोस्त ही हैं, सब दोस्त हैं। जब हम ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, जब हम नॉर्मल ट्रांसपोर्ट करते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, रेल में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो हम वही तो हैं, हम आप में से ही निकले हैं। आज हमें अलग क्यों बनाया जा रहा है? हम आपके दोस्त ही हैं, हमारे को भी वही परिवार देखना है, हम भी वही खाना खाते हैं। तो इस भ्रम को निकाल दीजिए कि हम आपसे दूर हैं, हम आपके साथ ही हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं। हमें अलग श्रेणी में मत रखिए, हम आपके साथ ही मिले हुए हैं। हम यही तो दूर करना है हिंदुस्तान में, यही दूर करना है कि हम अलग नहीं हैं भैया, हम मित्र हैं, दोस्त हैं। वकील, डॉक्टर, पुलिस वाले और भी अलग विभाग आप ही की सेवा के लिए हैं। हमें इसको अलग इम्पोर्टेंट मत बनाइए, हम मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। सो थैंक यू।